फाइनेंशियल मार्केट, वन शॉट वीडियो, पूरा चैप्टर 40-45 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स इस सिलेबस में से ना डिलीट हो चुके हैं 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, और आगे भी आई थिंक वो डिलीटेड रहेंगे। इनकेस अगर ऐड हो जाएंगे तो आई विल रिकॉर्ड अ न्यू वीडियो फॉर दैट टॉपिक, बट अभी हाल फिलहाल में तो लिमिटेड टॉपिक्स इस चैप्टर में आपके सिलेबस का पार्ट। तो मेरे बेटा शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड होता है। अब वो फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स का खरीदना बेचना फाइनेंशियल मार्केट में होता है। बट बैंक में लोग एफडी करवाते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, कुछ इंटरेस्ट मिल जाए छोटा मोटा, तो बेटा ये सब भी फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। कुछ लोगों को लोन की जरूरत होती है तो वो बैंक जाते हैं या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जाके लोन मांगते हैं, तो इट इज ऑल्सो अगेन एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कौन कौन ऐसा पार्टिसिपेट करता है? खाली इन्वेस्टर्स नहीं होते इसके अंदर बेटा, वो कंपनीज भी होती हैं जो लोगों को शेयर्स ऑफर कर रही हैं, फिर बैंक्स भी होते हैं जो उन शेयर्स को खरीदते हैं, फिर गवर्नमेंट भी बेटा मार्केट में बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, तो गवर्नमेंट भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। अब मेरा बेटा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको पैसे मिल जाएंगे विद इन 1 ईयर। जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो विद इन 1 ईयर आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट, विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको वापसी दिया जाएगा। लाइक कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है, इसमें आपको पैसा विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो तरीके हैं, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस से बाहर है। आपका जो सीवीटी का एग्जाम होगा बीएसटी का डोमेन वाला, वो सिलेबस का पार्ट रहेगा उसमें, ठीक है। तो मैं अभी इस लेक्चर में वो नहीं करवाऊं क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस से आउट रखा गया है। और जो कैपिटल मार्केट के तरीके हैं, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड है आफ्टर 1 ईयर जाके अच्छा खासा मिलेगा, तो आप फिर किसके पार्टिसिपेंट हो? कैपिटल मार्केट के। मैं रिपीट कर देता हूं, मनी मार्केट में आपका पैसा 1 ईयर के अंदर आ जाएगा, कैपिटल मार्केट में आपका पैसा 1 ईयर के बाद आएगा विद गुड रिटर्न। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल मार्केट का पैसा 1 साल के अंदर नहीं निकाल सकते। इट इज जस्ट दैट कि अगर आपको प्रॉपर रिटर्न अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है तो यू विल गेट द मेन बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर इन कैपिटल के मार्केट। इन मनी मार्केट क्योंकि टाइम कम है तो रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है। कैपिटल मार्केट टाइम ज्यादा, रिस्क ज्यादा, रिटर्न भी ज्यादा। हाइयर द रिस्क, हाइयर द रिटर्न। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, बॉन्ड्स में टाइम ज्यादा लगेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। कमर्शियल पेपर में, कमर्शियल बिल में, छोटी एफडी में विद इन 1 ईयर वाली, ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे, रिटर्न कम मिलेगा, रिस्क क्योंकि बहुत कम है। इज इट अंडरस्टूड? बोथ ऑफ द मार्केट, प्राइमरी हो आपका चाहे सेकेंडरी हो, जो दोनों कैपिटल के अंदर आते हैं, या फिर आपका मनी हो, ये सारे बेटा किसके अल्टीमेटली पार्ट्स है? फाइनेंशियल मार्केट। जो उसका मेन कैटेगरी है ना मेरा बेटा, वो मनी और कैपिटल ही है। मनी मार्केट रिटर्न विद इन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट रिटर्न आफ्टर 1 ईयर। कैपिटल में भी अगर आपके शेयर है, डिबेंचर है, पहली बार कंपनी इशू कर रही है तो फिर उसको प्राइमरी बोलते हैं। और जब वो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गए, लोगों ने खरीद लिए एक बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ने, फिर जब वो आपस में एक शेयर को बेचता है, फिर दूसरा बंदा खरीदता है, बेटा उसी प्लेटफॉर्म को फिर हम क्या नाम दे देते हैं? सेकेंडरी मार्केट। बेटा है वो दोनों कैपिटल में, चाहे पैसा डेट से रेस करा जाए या फिर पैसा इक्विटी से रेस करा जाए, रिटर्न आपको 1 ईयर के बाद मिलेगा, पर वो दोनों किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? कैपिटल मार्केट के अंदर रखे जाएंगे, विच इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है। अब एक फाइनेंशियल मार्केट का काम होता क्या है बेटा? सबसे पहला काम तो होता है कि आपके पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है ये मार्केट। आपके पैसे बेटा घर में पड़े हुए हैं, ड्रॉर में रखे हुए हैं, जेब में है, अपने आप तो बेटा वो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे ना। आपके पैसे सही जगह पर यूटिलाइज तब होंगे जब या तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, डिबेंचर्स में, या आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहे हो, या फिर आप कमर्शियल पेपर या कमर्शियल बिल में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एज अ रिजल्ट आपको उसका शॉर्ट टाइम में बेनिफिट या लॉन्ग टाइम में मिलता है। तो आपका जो अमाउंट है वो काफी प्रोडक्टिव यूज के अंदर स्पेंड करा जाता है फाइनेंशियल मार्केट के केस में। एंड देन फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। बेटा जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसी कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस अप जाएंगे, और जिस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं दिखाएंगे, उनकी स्टेटमेंट्स डाउन जाएंगी, तो स्टॉक का प्राइस भी डाउन जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई से प्राइस फैसिलिटेट होता है। विद मोर डिमांड प्राइस राइजेस, विद लेस सप्लाई प्राइस आल्सो राइजेस। बेटा किसी स्टॉक की डिमांड ज्यादा, इतनी सप्लाई नहीं है, तो एज अ रिजल्ट उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई इतनी है नहीं, तो प्राइस उसका भी ज्यादा होगा। तो डिमांड सप्लाई से प्राइस फैसिलिटेट होता है, ऑटोमेटिक होता है ये। एक कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर निकालती है तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है, बट आफ्टर दैट कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइसेस रेगुलरली विद इन सेकेंड्स फ्लक्चुएट होता रहता है स्टॉक मार्केट पे, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। बेटा लिक्विड होता है ये, जैसे पानी लिक्विड है, जब चाहो पी लो, तो बेटा आपके जो शेयर्स है वो भी लिक्विड है, जब चाहो बेच दो, जब खरीदने हैं खरीद लो। कुछ टाइम लगता है आपके अकाउंट में पैसे आने में या आपके अकाउंट में शेयर्स आने में। जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो एकदम से ये ट्रांजेक्शन नहीं होती, इट टेक्स 1 डे। जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है 2023 के हिसाब से, विद इन 1 डे आपका ट्रेड सेटल होना कंपलसरी है विद योर ब्रोकर। तो एक दिन बेटा कितना टाइम होगा? 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शेयर मिल जाएंगे अगर शेयर चाहिए।
अगर आपको बेचना है तो 24 घंटे में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। बेटा इसमें पब्लिक हॉलीडे वगैरह कंसीडर मत करना, वीकेंड कंसीडर मत करना, वो सब चीजें अंडरस्टूड है, ठीक है। वर्किंग डे के अंदर, नॉर्मल डेज के अंदर 24 घंटे के अंदर ट्रेड सेटल हो जाता है। तो कितना लिक्विड है, ठीक है, मतलब कैश की तरह ही होगा। इट्स लाइक जस्ट योर पॉकेट इन योर, मतलब मनी इन योर पॉकेट। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, सारा काम बेटा घर बैठे बैठे फोन या लैपटॉप से हो जाएगा। पहले का टाइम होता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती थी, पहले आप स्टॉक एक्सचेंज जाओ या फिर आप बैंक में जाओ ट्रेड करने के लिए, तो अब ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिकली आप एफडी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा के आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको खाली इंटरनेट की कॉस्ट और जितने अमाउंट का आपको ट्रेड करना उतना अमाउंट आपकी खाली कॉस्ट है, बाकी जो प्रॉफिट है वो आपका ही अपना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बच गई, ठीक है। आपका उतने टाइम में अगर आप और कुछ काम कर लेते तो अब आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। वरना पहले लोग अपने दिन का काम छोड़ के जाके ट्रेडिंग करते थे, पूरे दिन का उनका अमाउंट का लॉस होता था। फाइन, अब वो चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि अब आपको इजीली एट योर प्लेस ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब मार्केट, जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर के भी इंट्रोडक्शन में बताया था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अब ये शायद दिख नहीं रहा होगा इतना प्रॉपरली। मनी एंड कैपिटल, विद इन 1 ईयर आपको रिटर्न दिया जाएगा। कैपिटल में जो आपका मेरा बेटा रिटर्न आएगा वो जनरली 1 ईयर के बाद आता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि लिक्विड नहीं है, इट्स हाईली लिक्विड। व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट योर मनी इनटू कैश यू कैन, बट एक्सेप्ट द केसेस ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि जो ना लॉक हो जाते हैं, कुछ लॉक इन भी होते हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अकॉर्डिंगली आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो। बट मनी मार्केट के पैसे तो आपके विद इन 1 ईयर आ जाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज मोर लिक्विड इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। सेफ्टी भी इसमें ज्यादा है, सेफ्टी कैपिटल में कम है। 1 साल के बाद किसको क्या पता कंपनी का क्या प्रॉफिट होता है, क्या हिसाब किताब रहता है, तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका। तो मनी मार्केट, जैसे कि मैंने बताया, खाली मीनिंग करना है, इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2025 एग्जाम। कुछ 2-3 साल से ये सिलेबस से बाहर ही रखे जा रहे हैं। अगर 26 वाले या 27 वाले एग्जाम में आ जाएंगे तो दोबारा रिकॉर्ड करके डाल देंगे, फिलहाल तो नहीं है। बट सीयूईटी में आएगा तो पीडीएफ में आपको वो मिलेगा जरूर, बट करने की आपको जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है। टाइम अपना बचाओ, जो आना है उसको पढ़ो। सीयूईटी के लिए मेरे नोट्स में से आप ट्रेजरी बिल्स वगैरह को पढ़ सकते हैं। तो विद इन 1 ईयर इन्वेस्टर को अगर रिटर्न चाहिए तो वो मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। सर ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में और कुछ बताइए। बेटा इसमें देखो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है जो ट्रेजरी बिल निकालती है कि जिन लोगों को 3 महीने 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है और उनको कुछ अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो बिल को डिस्काउंट वगैरह कर देती हैं, ठीक है। इसके लिए डिस्काउंटिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडिया में एक गवर्नमेंट ने बॉडी बना रखी है जो बिल्स को डिस्काउंटिंग का मतलब मनी मार्केट को अल्टीमेटली मॉनिटर करते हैं। डिस्काउंटिंग हाउस जो इंडिया में है वो अल्टीमेटली मनी मार्केट को मॉनिटर करता है। इंस्ट्रूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बोर्ड में नहीं आएंगे। चलिए आगे हम करते हैं बात कैपिटल मार्केट के बारे में, जिसमें आपको रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड 1 ईयर के बाद। अब इसमें भी बेटा जो पार्टिसिपेंट्स है वो सेम रहते हैं, बस इसमें जो एडिशन हो जाता है वो अल्टीमेटली अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज का हो जाएगा। मनी मार्केट में जनरली स्पीकिंग स्टॉक एक्सचेंज इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है, कंपनीज ही इन्वॉल्व रहती हैं और इन्वेस्टर्स आपस में इन्वॉल्व रहते हैं। बट जब हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट केस, क्योंकि स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग अल्टीमेटली किस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, स्टॉक मार्केट के थ्रू होती है। तो कैपिटल मार्केट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी सिक्योरिटी, बेटा सिक्योरिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड है तो सारी सिक्योरिटी। कंपनी आपको एक सिक्योरिटी दे रही है कि आप हमारे शेयर रखो, बदले में हमें पैसा दो। कल को आप इस सिक्योरिटी को बेचोगे, शेयर डिबेंचर को, तो आपको बदले में आपका पैसा वापसी आसानी से मिल जाएगा। तो पहली बार जब ये होता है कि कंपनी ने आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू करा, लोगों को समझ में आया, लोगों ने उसके लिए इन्वेस्ट करा, तो दैट इज प्राइमरी। बेटा प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट ही होता है। इंडिया के 2 रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज नाम वाले हैं बेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बेटा जो दोनों नामी स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेटा ट्रेड करा जाता है इंडिया में। तो जब पहली बार कोई शेयर यहाँ पर लिस्ट होता है किसी कंपनी का, तो प्राइमरी, और जब वो लोग खरीदते बेचते रहते हैं दैट इज सेकेंडरी। अब प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम जब सिक्योरिटी को ऑफर करा जा रहा है, इसके जो सोर्सेज हैं दैट आर नॉट इन योर सिलेबस इन 25 एग्जाम, जिसमें ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इशू, अगेन सीयूईटी में है, डोमेन में, बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, तो बात उसके बारे में नहीं करी जाएगी। नोट्स में आपको मिल जाएगा मेरा बेटा, पढ़ लेना, आपको सीयूईटी के लिए काम आएगा। बोर्ड्स के लिए आपको मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन करने की जरूरत नहीं है, काट रखा है सिलेबस से। फिर मेरा बेटा सेकेंडरी मार्केट, एक बार जब सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो चुकी हैं, पीपल हैव बॉट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ व्हेन दे विल सी कि द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक, दे वांट टू बुक अ प्रॉफिट ऑन दैट फिगर, दे विल जस्ट सेल द सिक्योरिटी ऑफ एंड दे विल गेट अ प्रॉफिट ऑन दैट। नाउ इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, सेम प्लेटफॉर्म, सेम सिक्योरिटी, सेम मनी, बट द ओनली डिफरेंस इज द वे दे आर ट्रेडिंग। बिफोर दे बॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी
एंड नाउ दे आर ट्रेडिंग अमंग देमसेल्व्स। सब लोग आपस में ट्रेड करेंगे तो वो सेकेंडरी, जब लोग पहली बार कंपनी से खरीद रहे हैं तो इट इज प्राइमरी। ठीक है सर, क्लियर हो गया हमें। तो स्टॉक मार्केट बेटा एक ऐसा अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन जहां पे सिक्योरिटी को बेच और खरीदा जाता है। फाइन, सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, शेयर, डिबेंचर एंड एनीथिंग व्हिच कैन बी सोल्ड बाय द कंपनीज। तो कंपनीज फंड रेज करती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। कंपनी डायरेक्टली आपको अपने शेयर नहीं बेच सकती, फिर तो क्या आप उनके साथ नेगोशिएट कर लोगे कि नहीं इतने में दो, इतने में दो, तो वो सब चीजें नहीं, तो वो ट्रेड फेयर नहीं होगा ना। तो ट्रेड को फेयर रखने के लिए कि थोड़ा सा बेटा काम ना थोड़ा सा मतलब हिडन तरीके से होता है कि मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता बिल्कुल भी कि आप सामने वाले के साथ डील कर पाओ ऑन फेस टू फेस। इलेक्ट्रॉनिकली होगा, कितने लोग किस प्राइस पर किसी शेयर को खरीदने के लिए तैयार है, कितने लोग किस प्राइस पर शेयर्स को किसी पर्टिकुलर कंपनी के बेचने के लिए तैयार है, तो वो बाय सेल म्यूचुअल प्राइस पर अकॉर्डिंगली कंप्यूटर के थ्रू एडजस्ट करके सेट करा जाता है जिसपे ट्रांजेक्शन करी जाती है। तो ये सारा काम वाइट तरीके से हो, लीगल तरीके से हो और बिल्कुल मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रेडिंग हो विद एथिक्स, एथिकल तरीके से। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली आपका स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है। कंपनी के लिए एक ब्रोकर का काम कर रहा है, कंपनी के लिए एक इंटरमीडिएरी है, एक सेंट्रल पर्सन है जो अब जैसे गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टर से तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल या बॉन्ड इशू करती है, तो गवर्नमेंट वो किसके थ्रू करवाती है? आरबीआई के थ्रू। तो ऐसे ही जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर करते हैं ताकि प्राइस ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट हो, तो वो स्टॉक एक्सचेंज हैंडल करे, कंपनी अपना काम करे, अपनी परफॉर्मेंस करे, प्रोडक्ट मार्केट में बेचे, अपनी सर्विस दे, और स्टॉक मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट करने का काम करता है, उसकी फैसिलिटेशन का काम करता है, डिस्कवरी का काम करता है। ये काम एथिकल तरीके से हो। फिर मेरा बेटा फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के सेम है वही फाइनेंशियल मार्केट वाले, बस फाइनेंशियल मार्केट में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, लाइक बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, और स्टॉक एक्सचेंज में खाली स्टॉक एक्सचेंज। बेटा इसमें वही बातें आ जाएंगी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज, जब आपको सिक्योरिटी सेल करनी है करो, जब आपको खरीदनी है कोई नई सिक्योरिटी या एग्जिस्टिंग तो आप खरीद सकते हैं। प्राइसिंग मैंने बताया स्टॉक मार्केट के थ्रू फैसिलिटेट होती है, सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर वो सिक्योरिटी बेचे, जहां पर वो सिक्योरिटी खरीदे, वरना हर कंपनी का अगर अलग अलग हो तो उनको बड़ी कंफ्यूजन होगी, कहां पर जा जाके पूछेंगे कि आपका क्या प्राइस, आपका क्या प्राइस है। तो दे नीड अ कॉमन प्लेस वेयर दे कैन जस्ट इवैल्यूएट कि भाई इस कंपनी का ये, इस कंपनी का ये, तो वो काम उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज करते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म का। एंड देन मेरा बेटा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी राइट वाली बॉडी बना रखी है कि जो इसका रेगुलेशन पूरा देखती है इन्वेस्टर्स के लिए और अल्टीमेटली कंपनीज के लिए और ब्रोकर्स के लिए ये काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ट्रेड हो वो बिल्कुल फेयर तरीके से हो, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी ना डाले, मिसलीडिंग कोई प्रोस्पेक्टस ना हो, और अल्टीमेटली ब्रोकर अपने प्रॉफिट के लिए मतलब कुछ उसमें हेराफेरी ना करे। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज देयर फॉर सेफ्टी, contributes to economic growth. अब now when people are having faith in a particular company, वो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, that amount will be invested in a particular project, तो जब वो प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कंपनी ग्रो करेगी और उससे इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, अब ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इट डिपेंड्स, तो वो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगी चीज़। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, अगर ऐसे स्टॉक मार्केट्स ना हो तो बेटा खाली एक या दो ओनर ही रहेंगे कंपनी के, बट जब ये इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में जब इक्विटी को सेल करा जाता है, सो मेनी पीपल कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी बाय इन्वेस्टिंग इन दैट। सो ये जो इक्विटी शेयर की ओनरशिप है ये और लोगों में शेयर करी जाती है व्हेन स्टॉक मार्केट वर्क्स। एंड देन लास्टली provides scope for speculation. You buy the stock at a lower price and you want to sell it at a higher price. So इसको हम fair trade बोलते हैं, ये speculation हो गई। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू लोग एक fair तरीके से, ethical तरीके से, legal तरीके से speculate करते हैं, सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं। फिर मेरा बेटा क्या फर्क होता है मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में, यहाँ आप लोगों को बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं ऊपर से मेन बातें बता देता हूँ। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स विद इन 1 ईयर आपको रिटर्न देंगे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपको जनरली आफ्टर 1 ईयर रिटर्न देंगे। मनी मार्केट कम रिस्की है, कैपिटल मार्केट ज्यादा रिस्की है। मनी मार्केट ज्यादा कह सकते हैं लिक्विड है, कैपिटल मार्केट थोड़ा सा कम लिक्विड है। मनी मार्केट में रिटर्न कम है पर कैपिटल में रिटर्न ज्यादा है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। और सेफ्टी और रिस्क दोनों में ही है, पर कंपेयर टू मनी एंड कैपिटल, कैपिटल में ज्यादा है क्योंकि आपको 1 साल से ज्यादा वेट करना पड़ेगा। बट रिस्क में ये जरूर लिखना कि दोनों में ही रिस्क बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा कैपिटल में है मनी से भी। और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं बेटा? मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले आपके हो गए फाइनेंस कंपनीज, बैंक, आरबीआई सब करते हैं। फिर बेटा कैपिटल के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ गए, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा जो फॉरेनर्स इंडिया के शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या जरूरी है वो इंडिया के कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करें? नॉट एट ऑल। फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो मेन इंटरेस्ट होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनको बोला जाता है FII, तो दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल एंड नॉट मनी।
ठीक है। सो कैपिटल में फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी डाल सकते हो, बाकी इन्वेस्टर्स बैंक्स आरबीआई दोनों में आते हैं, मनी में भी और कैपिटल में भी। फिर मेरा बेटा जी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, चैप्टर लगभग ही खत्म होने वाला है, बस खाली ये और डीमैट वगैरह बचा है और सेबी के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में। सो मेरा बेटा ट्रेडिंग कैसे होती है, सबसे पहले आपको चाहिए पैन कार्ड, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर आप लोगों को चाहिए होगा, 18 साल की उम्र होनी जरूरी है, आपका कोई प्रोफेशन होना चाहिए, अगर कोई प्रोफेशन नहीं भी है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे कहाँ से लाओगे, पैसे कहाँ से लाओगे। नो प्रोफेशन का स्टूडेंट का भी पैन कार्ड होता है, सो इट्स ओके, बट दिस इज मैंडेटरी लिखा हुआ है इसके ऊपर ना। एमसीक्यू बहुत बनते हैं कि विच डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरी बिफोर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, तो बेटा पैन कार्ड आप उसमें जवाब लिखेंगे। फिर आपका भी डेट ऑफ सर्टिफिकेट, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जिसके थ्रू आप ट्रेड करोगे, तो वो सब चीजें आप अपने ब्रोकर को दे देते हो। अब आपका ब्रोकर आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, आजकल तो बेटा सब ऑनलाइन ही करते हैं, कितने सारे बेटा प्लेटफॉर्म्स हैं आप देख सकते हैं। देन देयर इज ज़ेरोधा, देन देयर इज अपस्टॉक्स, देन देयर इज ग्रो, देन देयर इज ईटी मनी, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सारे एक ही काम करते हैं, सब ब्रोकर हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप अपने पैन कार्ड की डिटेल्स वहां दीजिए, अकाउंट की डिटेल्स दीजिए और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन हो जाएगी, डिजिटल सिग्नेचर काम करेगा और आपको डीमैट अकाउंट बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपको उनको फिजिकली भी एनवेलप में, लेटर में उनको हेड ऑफिस में पोस्ट भी करने पड़ेंगे एज अ प्रूफ कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो। सारा का सारा काम बेटा डिजिटल नहीं होता है। अगर आप घर बैठे बैठे भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको एनवेलप में डाल के, उनके ऑफिस में एड्रेस डाल के उनको चिट्ठी भेजनी पड़ेगी कि आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हो। जब वहां से वेरिफिकेशन हो जाएगी, वो आपके डिजिटल वाले से इन्फॉर्मेशन मैच कर जाएगी, तब एक फोन पे वेरिफिकेशन कॉल होगी या फिर आपको वीडियो से आपको वेरीफाई करा जाएगा एंड देन ओनली योर डीमैट अकाउंट विल बी ओपन। क्योंकि भी बहुत सेफ्टी से रिलेटेड काम है, कौन बंदा ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस में अप एंड डाउन तो नहीं करेगा प्राइस लेके, या कोई कंपनी के बंदा तो नहीं है इनसाइडर, तो वो सब चीजें चेक करने के बाद जाके डीमैट अकाउंट ओपन करा जाता है। डीमैट होता क्या है, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, जहां पर आपके पैसे रखे होते हैं, बैंक अकाउंट, आप फोन खोलो अपना बैंक बैलेंस चेक करो, वैसे ही डीमैट अकाउंट खोलो, वहां पर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट देख सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट तो गलत बात बोल रहा हूं मैं, शेयर्स देख सकते हो कि किस कंपनी कितने शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सर सर्टिफिकेट को नहीं देख सकते क्योंकि बेटा वो आपके पास है ही नहीं, वो रखा गया है या तो बेटा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, मतलब एक हमारे यहाँ बेटा सेंट्रल डिपॉजिटरी है और एक नेशनल, ये दोनों डिपॉजिटरी हैं जहां पर शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर के सिक्योर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करे जाते हैं। बेटा पहले क्या था ना, फिजिकल होते थे तो लोग चोरी कर लेते थे, आग वाग लग गई, अब आप क्लेम नहीं कर सकते थे कि ये शेयर आपको बिलोंग करते थे, कोई इसका रजिस्टर में रिकॉर्ड भी नहीं होता था। तो इसीलिए 2003 से कंपलसरी कर दिया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वालों ने कि भाई ये जो काम होगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक होगा, कोई भी सर्टिफिकेट मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा। तो इस मटेरियल को उन्होंने डी मटेरियल कर दिया। मटेरियल को डी मटेरियल मतलब ये मटेरियल नहीं है, फिजिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो डी मटेरियलाइजेशन का शॉर्ट क्या बन गया, डीमैट। तो इस अकाउंट को क्या बोलना शुरू कर दिया, डीमैट अकाउंट, कि आपको ट्रेडिंग करनी है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं वैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर होंगे। आप देख सकते हो कहां पर आपने किस शेयर में कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो खाता खुलवाने के लिए आपको सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने अपने ब्रोकर को, ब्रोकर आपके सब चीजें चेक करेगा और अल्टीमेटली आपका डीमैट अकाउंट, इसका एक नाम और होता है मेरा बेटा बेनिफिशियल ओनर, ये दोनों नाम याद रख लो, बेनिफिशियल ओनर या फिर डीमैट अकाउंट, बोथ मींस एग्जैक्टली दी सेम थिंग। इन्वेस्टर को बेटा फिर अब जब उसका डीमैट अकाउंट खुल गया, सब कुछ उसका अप्रूव हो गया ब्रोकर से, वहां से वेरिफिकेशन आ गया कि आपका सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जेन्युइन है, तो आपको वो डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा, नाउ यू आर एलिजिबल टू ट्रेड। अब आप या तो शेयर खरीदोगे या बेचोगे, अब आप अल्टीमेटली ऑनलाइन चेक करोगे। अब ऑनलाइन अल्टीमेटली आप देख रहे हो ये आपका ब्रोकर कनेक्टेड है स्टॉक एक्सचेंज से। सपोज करो कि आपने किसी एबीसी एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करने का सोचा कि मैं एबीसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। अब वो जो एबीसी एप्लीकेशन है ना, वो एक ब्रोकर का काम करेगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज हैज अ लिस्टेड स्टॉक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, जिन्होंने एक टाइम पर अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला होगा, लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे और अब वो कहां पर है, उनके डीमैट अकाउंट में। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शेयर बेचना है और कुछ लोग ऐसे जिनको शेयर खरीदना है। अब बेटा आपने अकाउंट तो अभी भी खोले डीमैट अकाउंट, तो जाहिर सी बात है कि आपको शेयर बेटा भी बेचने नहीं होंगे, आपको भी शेयर खरीदने हैं। पर खरीदने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, अकाउंट में पैसा। तो पहले अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करो फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो जब आपको फोन में एबीसी एप्लीकेशन में पैसा दिखेगा कि बैंक से आपने इतना पैसा ट्रांसफर कर लिया, तो आप फिर अपना एप्लीकेशन खोलो, आप ऑनलाइन जाओ, अब देखो कि कौन सी कंपनी का स्टॉक किस प्राइस पर अवेलेबल है, एवैल्यूएशन करो एंड देन यू विल प्लेस एन ऑर्डर, यस और नो।
अब ऑर्डर प्लेस करोगे बेटा, आपको इश्यू हो जाएगी ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप कि आपने ऑर्डर कर दी है, और बेटा ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप तो इंस्टेंटली आ जाएगी या टाइम लगेगा इसमें? बेटा इंस्टेंटली आ जाएगी। और उसके बाद बेटा जब आपका वो प्राइस जिस पर आपने शेयर को खरीदा है और जिसने शेयर को बेचा है, उनको बेटा एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका लीगल, और ये काम जो ब्रोकर होता है, जो आपका एबीसी एप्लीकेशन है, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के भेज देगा, आपके मेल पर आ जाएगा या एप्लीकेशन में आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो कि आपने एग्जैक्टली किस प्राइस पर आपने स्टॉक खरीदा है, और उसको जिसने बेचा है मैसेज चला जाएगा कि आपने इस प्राइस पर स्टॉक को बेचा है। बेटा 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन एक दिन आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। तो जब आप एबीसी एप्लीकेशन खोलोगे फोन में, जहां पर आप ट्रेड कर रहे थे, तो आपको दिखेगा कि इस कंपनी के इतने शेयर आपके खाते में आ चुके हैं। कौन से खाते में? डीमैट खाते में। और उस बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके होंगे, या फिर उसके उस प्लेटफॉर्म में पैसे आ चुके होंगे जिसके थ्रू उसने इन्वेस्टमेंट करी है। बेटा आपके खाते में पैसे आ गए तो ये अल्टीमेटली है, आपके खाते में शेयर आ गए तो ये है पे आउट डे, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने वहां से शेयर लेकर आपको दिए और आपसे पैसे लेकर उस इन्वेस्टर को दिए जिसने अपने शेयर में ट्रेडिंग करी, जिसने बेचे हैं, तो इसको बोलते हैं पे आउट डे। और जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया कि भाई अब आप कॉन्ट्रैक्ट में हो कि इतने शेयर आपने खरीदे, तो बेटा वो होता है पे इन डे। बेटा पे इन डे क्या होता है मेरा बेटा? पे इन डे वो होता है जिस दिन जिसने शेयर को खरीदा है ना, उसको पैसे जमा करवाने होते हैं, अपने ब्रोकर को देने पड़ेंगे, और वो ब्रोकर आगे किसको दे देगा पैसे? स्टॉक एक्सचेंज को। तो उसका पे इन डे पूरा हुआ। और जिसने शेयर बेचने, वो अपने शेयर किसको सरेंडर कर देगा? स्टॉक एक्सचेंज को। पहले किसको करेगा? ब्रोकर को। और ब्रोकर किसको दे देगा? स्टॉक एक्सचेंज को, कि अब आप ये शेयर आगे जिसको खरीदने हैं उसको बेच दो। तो ये पे इन डे। पे इन डे इज जनरली द डे जिस दिन डील फाइनल हो गई, एंड पे आउट डे इज द डे ऑन विच यू आर गेटिंग व्हाट यू वांटेड टू हैव। पहले ये सेटलमेंट होती थी 2 दिन के अंदर, ठीक है, बट 2023 से इंडिया बेटा वो देश बन चुका है जहां पर बेटा 1 दिन के अंदर अंदर ट्रेड को कंपलसरी कर दिया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। क्योंकि पता है क्या होता है, 2-3 दिन में ना प्राइस बहुत अप डाउन हो जाते हैं, तो इन्वेस्टर को लगता है खरीदा मैंने 20 में था, अब तो 25 हो गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे फायदा हो गया, और बेचने वाले को नुकसान लगेगा, मैंने तो खाली 20 में बेच दिया। तो 1 दिन के, इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइन आई है कि आप 1 दिन के अंदर अंदर ट्रेड को सेटल करवाइए। पर बेटा अनफॉर्चुनेटली आपकी किताबों में भी तक ये बात अपडेट नहीं हुई है। आपकी किताब में खाली 2 दिन का T+2 डे लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डे, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजैक्ट करा उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब मंडे वाला ट्रेड जाके सेटल होगा वेंसडे को। मंडे को अगर आपने शेयर खरीदे तो पहले का सिस्टम क्या था, 24 घंटे में आता था मेरा बेटा कॉन्ट्रैक्ट नोट। मतलब मंडे दोपहर में 1 बजे आपने ऑर्डर डाला कि मुझे शेयर खरीदने हैं, तो बेटा ट्यूसडे दोपहर 1 बजे तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, उस पर आपका यूनिक नंबर होगा, ऑर्डर नंबर, जिसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके विद इन दैट विल बी ऑल्सो योर पे इन डे। पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे ब्रोकर को, ब्रोकर देगा स्टॉक एक्सचेंज को एज अ सिक्योरिटी कि भाई हमें एक्चुअली इस बंदे को शेयर खरीदने हैं, और वहां से वो शेयर उससे लेंगे एज अ कंफर्मेशन कि यहाँ इसको शेयर बेचने। जब स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसा भी आ गया और शेयर्स भी आ गए, तो वो पूरी एडिटिंग करके नाम वाम चेंज करके शेयर पे अगले दिन वेंसडे को जिसने खरीदा उसको शेयर बेच देंगे, जिसने बेचा उसको पैसे बेच देंगे। और उसको नहीं पहुंचेगा, पहले किसके पास आएगा? ब्रोकर के पास। ब्रोकर अपना कमीशन काट के पैसा क्रेडिट करता है जिसके पास पैसे आने थे, और शेयर सर्टिफिकेट पे अल्टीमेटली आपका जो नाम है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपके डीमटेरियलाइज फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास चला जाएगा। आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है, वरना पहले चोरी वगैरह हो जाती थी। सो दिस इज योर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। तो किताबों के हिसाब से T+2 डे बेटा जी याद रखना है, बट इन रियलिटी मैंने आपको बताया कि अब 1 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट बेटा फटाफट से इशू हो जाता है अगर उस प्राइस पर शेयर्स अवेलेबल है जिस पर आप लोग खरीदना चाहते हैं। बट अगर उस प्राइस पर अवेलेबल नहीं है और आपने एक ऑर्डर लगा रखा है ग्रेट टिल ट्रिगर्ड, मतलब कि आगे चल के जब वो प्राइस हो जाए तब खरीद लेना, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत आजकल फीचर आ गया ट्रेडिंग के लिए, वरना पहले कहते इन्वेस्टर देखता रहता था आंखें लगा के, अच्छा ये प्राइस जब हिट होगा तब मैं खरीदूंगा। अब आजकल क्या, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए कि इतने प्राइस पर ऑटोमेटिकली ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना। मतलब मंडे को आपने रिक्वेस्ट डाली, हो सकता है जाके वेंसडे को वो प्राइस हिट हो, तो ट्रेड आपका सेटल होगा थर्सडे को। पर किताबों के हिसाब से चले तो ट्रेड आपका सेटल होगा फ्राइडे को। पर अब आपका रियलिटी में विद इन 1 डे ट्रेड सेटल हो जाएगा, वो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नोट है तो आपके पास एक लीगल प्रूफ है, खरीदा इतने में था, तो अलग प्राइस पर आपको शेयर नहीं मिलेंगे, जिस प्राइस पर खरीदा गया उसी पर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है।
तो इस तरीके से आपका ट्रेड और सेटलमेंट स्टॉक एक्सचेंज पे करा जाता है। पे इन डे, पे आउट डे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, पैन कार्ड कंपलसरी है, वो सब चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन वाले जरा मुझे बताओ कि क्लियर है ट्रेडिंग सेटलमेंट, वर्ड टू वर्ड कराऊं या फिर सब समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर है, चलिए आगे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो पूछ लीजिएगा। डीमेटेरियलाइजेशन, शेयर को बेटा फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करवाने को हम क्या नाम देते हैं मेरे बेटा? डीमेटेरियलाइजेशन, कि जो मटेरियल था आपने वो डीमेट करवा दिया। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक इज कॉल्ड एज डीमेटेरियलाइजेशन। वर्किंग ऑफ डीमेट अकाउंट, मेरा बेटा आपको एक ऐसा पार्टिसिपेंट चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट को कहां पर रखवाएगा? डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। वो कौन होता है? आपका ब्रोकर होता है। अब जो एबीसी प्लेटफॉर्म पे जहां ट्रेड कर रहे हो, अब उसका काम है जब आप शेयर खरीदोगे ना तो वो डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर्स पुट करवाएगा, तो उनका टाई अप होता है आपस में एक दूसरे के साथ। एंड देन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अपने दिया डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए। फिजिकल सेट, अगर आपकी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो, आपके शेयर्स फिजिकल है, बेटा जब कंपनी शुरू होती है तो वो प्राइवेट ही होती है ना, धीरे धीरे जब उसका नाम हो जाता है फिर वो किस में कन्वर्ट होते हैं? पब्लिक कंपनी में। तो उनके सर्टिफिकेट आज भी किस फॉर्मेट में होते हैं? फिजिकल में। फिर वो किसको हैंड ओवर करते हैं? अपने ब्रोकर को, ताकि वो उसको कन्वर्ट करे इन डीमेट फॉर्मेट। अब कुछ टाइम पहले क्या था, अब तो वैसे सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट हो चुके हैं, बट पहले क्या होता था, किसी ग्रैंडफादर, किसी के फादर ट्रेड करते थे बिफोर 2000, तो वो फिजिकल फॉर्म में होता था। अब वो चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट बर्थडे पे उन्होंने अपने बच्चों को गिफ्ट कर दिए। पहले ना ऐसे क्वेश्चन बहुत चलते थे कि ग्रैंडफादर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को शेयर्स ऑन हर बर्थडे गिफ्ट कर दिए, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स। देन नाउ शी वेंट टू द स्टॉक मार्केट to redeem the money, but she couldn't. Advise her what she should do. So she should open a demat account and get those shares converted into electronic format so that she can trade further. Because now physical trading is not allowed in India anymore. So that process is said to be dematerialization. पर आज भी जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो उनके सर्टिफिकेट्स है, वो उनको बेटा किस फॉर्म में करवाने पड़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दैट इज अगेन डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, कंपनी प्राइवेट के थोड़ी स्टॉक मार्केट पे शेयर्स लिस्ट होंगे, तो स्टॉक मार्केट का यही करता रहेगा। स्टॉक मार्केट बेटा पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैंडल करता है, नॉट दी प्राइवेट फंड्स। शेयर्स अगर बेटा पब्लिक ऑफर में आपने अप्लाई करे थे, सिंपल डिटेल, अगर आपने एक टाइम पर कंपनी ने पब्लिक ऑफर निकाला, आपने शेयर खरीद लिए थे, अब टाइम हो चुका है, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्रेड तो बेटा जो भी करा जाएगा वो फिजिकल फॉर्मेट में नहीं करा जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप सरेंडर करो शेयर, वो आपके फिजिकल फॉर्मेट से कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या फिर आपका ब्रोकर या फिर आपका अंडर राइटर, ये एक ही चीजें, अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है। द ब्रोकर फिर इंस्ट्रक्शन देंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि अब आप स्टॉक मार्केट पर शेयर दे दो, ताकि वो कन्वर्जन का प्रोसेस चालू करा जा सके, और ब्रोकर को बेटा पेमेंट मिल जाएगी और वो शेयर्स में जो भी ट्रांजेक्शन सेटल कर रही थी कन्वर्ट कर देंगे उनको फिजिकल फॉर्मेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये 2 दिन के अंदर अंदर आपकी सेटलमेंट कंप्लीट हो जाती है। कन्वर्जन हो, चाहे आपको शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो ये 2 दिन का टाइम लगता है। अब तो वैसे 1 दिन के अंदर हो जाता है, डजंट टेक 2 days एट ऑल। Depository is such an institution which will be keeping your securities in dematerialized format, so you cannot see the certificate, क्योंकि पहले रिस्क ज्यादा था फोर्जरी वगैरह का। 2 डिपॉजिटरी आई हैव टोल्ड यू, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर कि 2 डिपॉजिटरी हैं, दोनों के नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत पॉपुलर है, नेशनल स्टॉक से एनएस स्टार्टिंग में ना, वरना बच्चे भूल जाते हैं सर सेंट्रल सिक्योरिटीज है या नेशनल सिक्योरिटीज है, क्योंकि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड है। तो एनएस, एनएससी से एनएस याद रख सकते हैं, हालांकि दोनों का आपस में मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं। ठीक है, अब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी को कौन चला रहा है? यूटीआई, एनएससी और आईडीबीआई। तो बेटा इन तीनों का ये जॉइंट वेंचर है, तो एनएससी भी इसकी एक मेंबर है एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इसका एक मेंबर है। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देन बेटा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड बेटा क्या है? इसको बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया वाले चला रहे हैं। फाइन, तो दिस इज एनडीएसएल एंड दिस इज एनएसडीएल। फाइन, ओके। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिनको आप अपने शेयर सर्टिफिकेट दोगे और जो आगे डिपॉजिटरी को हैंड ओवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, सो दैट दे कैन बी होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, दैट्स व्हाट अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीपी डज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेरा बेटा एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में, इनकॉर्पोरेट हो गया था, बट एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने फंक्शन करना कब शुरू करा था? 1993 में। तो पूछा जाए व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? 1992 में ये एस्टैब्लिश हो चुका था, बट एज अ स्टॉक एक्सचेंज कब रिकॉग्नाइज हुआ था? 1993। ध्यान दीजिएगा, 1992 में एस्टैब्लिशमेंट, 93 में एज अ स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड वर्किंग।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब इंडिया बल्कि एशिया, पूरे एशिया में अंग्रेजों के टाइम का स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश करा था मुंबई में। अच्छा, दोनों का हेडक्वार्टर एनएससी का भी और बीएससी का भी बेटा मुंबई में ही है। दोनों का हेडक्वार्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल आर हेडक्वार्टर्ड एट बॉम्बे, मुंबई। सो 1875 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इट वाज एस्टैब्लिश्ड। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज एंड मोर देन 1000 कंपनीज आर बीइंग लिस्टेड ऑन बीएसई। बहुत सारी कंपनी, पुराना है ना, तो बहुत सारी कंपनीज है। अच्छा, एक चीज और बेटा, इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। तो सेंसिटिव से उन्होंने सेंस ले लिया और इंडेक्स से उन्होंने ईएक्स ले लिया, तो बन गया सेंसेक्स। तो ये बेटा जो इंडेक्स है ये टॉप 30 कंपनीज का होता है जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। तो बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नेम नहीं लूंगा, जो वो चेंज होती रहती है, कभी कोई कभी कोई, और काफी बार क्या होता है कुछ कंपनीज की ना वैल्यूएशन काफी सिमिलर होती है आगे पीछे, तो टॉप 31 32 भी हो जाती है एट टाइम्स। तो उन कंपनीज का ओवरऑल प्राइस स्टॉक का बढ़ा या ओवरऑल प्राइस कम हुआ, वो सेंसेक्स से पता लगता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, क्योंकि ये 50 कंपनी लेता है, तो नेशनल 50। तो इंडियन नेशनल कंपनीज टॉप 50 वैल्यूएशन वाली जो किस पर लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अगर उनका स्टॉक प्राइस कल के मुकाबले आज ऑन एन एवरेज ऊपर जा रहा है चार्ट, तो ग्रीन दिखेगा, कल के मुकाबले आज प्राइस नीचे जा रहा है तो वो रेड दिखेगा। तो उनका एवरेज प्राइस, आप लोगों को एवरेज निकालना आता है, तो उन कंपनी के कल के एवरेज प्राइस डिवाइड बाय 50, उन कंपनी के आज के प्राइसेस डिवाइड बाय 50 है। जितनी कंपनीज है, कभी 51 52 कभी 48 40, तो वेरीज। अगर वो एवरेज कल से कम होगा तो वो या पीछे जो भी गिर रहा है तो वो ग्रीन रेड सिग्नल में जाएगा, अगर अप जा रहा है तो वो ग्रीन सिग्नल में जाएगा। ठीक है जी, तो दैट्स निफ्टी, याद रखने के लिए एन से नेशनल, ठीक है, और बॉम्बे बीएसई, तो वो सेंसेक्स से आप याद रख सकते हैं, या फिर खाली एन का याद रख लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसका निफ्टी 50 से निफ्टी 50 कंपनीज, और उसमें कितनी कंपनीज होती है मेरा बेटा, 30 कंपनीज। ठीक है, पुराना है ना, तो ये 30 कंपनीज लेता है, और ये तो बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, 92 में ये सेटअप हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसके फंक्शंस बहुत पूछे जाते हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी वाले। सेबी इज अल्टीमेटली फॉर रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, इज फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द इशूअर्स, दैट इज द कंपनीज, एंड द अल्टीमेटली ब्रोकर्स आल्सो, द अंडरराइटर्स जो स्टॉक मार्केट पे काम करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए सेबी इज देयर। रीजन को पढ़ लेना, प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है? प्राइस रिगिंग इज फॉल्स राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस बाय सम इन्वेस्टर्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। सपोज करें क्या कि मैंने एक स्टॉक प्राइस खरीदा, मतलब स्टॉक खरीदा कम प्राइस पे, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं, तू खरीद ले फटाफट से, उसने खरीद लिया। मैंने तीसरे फ्रेंड को बोला कि तू खरीद ले, प्राइस और बढ़ रहा है, और चौथे बंदे ने सोचा कि भाई इसका तो प्राइस बढ़ रहा है, और वो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं था, और उस बेचारे ने ये सोचे खरीद लिया कि इसका प्राइस तो बढ़ रहा है, मैं खरीद लेता हूं, और क्या हुआ, हमारे साथ तीसरे बंदे के बाद और कोई बंदा जुड़ा हुआ नहीं था, तो बेचारा 14 बंदा खरीदा ज्यादा प्राइस पर, और उससे हम तीनों ने प्रॉफिट निकाल लिया। समझ में आया या नहीं आया? जैसे कि मैंने खरीदा 10 पे, दोस्त को बोला तू 12 में खरीद ले, और मैंने बोला अपने दोस्त को बोल के वो 14 में खरीद ले, और तीसरे बंदे ने खरीद लिया 20 में, ये सोच के कि यार 10 से 12 हुआ, 12 से 14 हुआ, 14 से 20, तो मैं 20 में खरीदता हूं और बेचूंगा मैं 25 पे, पर 20 के बाद प्राइस बढ़ाई थी, क्योंकि उसके बाद कोई बंदा उनके से कनेक्टेड था ही नहीं, खाली हमारा कनेक्शन था 14 तक। तो ये जो 6 रुपए का फायदा हुआ, उसमें से 2-2 रुपए हमने बांट लिए तीनों ने। समझ में आया नहीं आया? तो दैट इज प्राइस रिगिंग, इसको कंट्रोल करता है। और ये चीज छोटे मोटे लेवल पर तो इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि प्राइस ज्यादा फर्क नहीं, बट इफ इट इज हैपनिंग ऑन करोड़, कि भाई एक टाइम पर आके प्राइस रुक गया, उसके बाद नहीं बढ़ रहा, तो सेबी विल इंटरफेयर, तो दैट इज प्राइस रिगिंग। फिर मेरा बेटा इसमें एक तरीका और होता है करने का, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑफ न्यू इशू, कि आपकी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन नहीं है, बेमतलब में आप उसमें प्रीमियम चार्ज कर रहे हो जस्ट टू गेट एन इंसेंटिव ऑन द न्यू इशू, ताकि आगे चल के प्राइस अप जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज को भी सेबी मॉनिटर करेगा। एंड देन इसमें एक और चीज होती है जो लिखी मुझे नहीं दिख रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो लिखी नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों नहीं लिखी यहाँ पे, कि अपने ही इंप्लॉइज कंपनी के, अगर उनको कोई पता लगती है इन्फॉर्मेशन कि हमारी कंपनी का तो मर्जर होने वाला है, या हमारी कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर करने वाली है, मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे प्राइस अप या डाउन हो, और वो इन्फॉर्मेशन अगर वो अपने क्लोज फ्रेंड्स में डिस्क्लोज कर दे, और वही स्पेसिफिक लोग गिनती के 3-4 स्टॉक्स को खरीदे एकदम से बेच दे, तो सेबी इंटरफेयर करेगा कि आपको कैसे पता लगा। तो फिर वो फेयर ट्रेड नहीं है ना, वो तो फिर आप अपनी बातचीत करके प्राइस को अप डाउन कर रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो। तो बेटा ये लोग रेगुलर चेक रखते हैं, और इसी के लिए आप सोचो कि सर कितने सारे लोग हैं, कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं, कैसे ये चेक रखते हैं? बेटा इसीलिए ना इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, क्या मैंने बोला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये सब काम उनका सेकेंडरी वाली बॉडी करती है। प्राइमरी तो रूल सेट करती है और सेकेंडरी पुलिस का काम करती है स्टॉक मार्केट में, और जो ये रूल्स बना देंगे वो अल्टीमेटली एक्सेप्ट करने पड़ेंगे बिकॉज ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बेटा 1998 में ये स्टैब्लिश हुई थी, पर गवर्नमेंट ने ये बनाई थी एज अ सेकेंडरी बॉडी, रूल्स गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ये खाली उसको इंप्लीमेंट करते थे। 1992 वो साल था जिसमें इनको दे दिया गया क्या स्टेटस, स्टैट्यूटरी, कि आप अपने रूल्स बनाओ, आप सेट करो, हमारा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, जो आप बोल दोगे वो फाइनल, आप कानून हो स्टॉक मार्केट में। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सेबी बेटा मॉनेटरी पॉलिसी ही बनाता है? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी बेटा बनाता है आरबीआई, ठीक है। सेबी रेगुलेट्स दी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, दी स्टॉक मार्केट, बट अल्टीमेटली ये जो आपका मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है, दे रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीआरआर कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, ठीक है। इशूअर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए रूल्स कौन डिसाइड करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो कीप अटेंशन, यहां ध्यान दीजिएगा। पर्पस यही था, रेगुलेट करना स्टॉक मार्केट को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। रोल बेटा इसका कंपनीज के लिए क्या है कि वो फंड्स रेस कर पाए एफिशिएंट तरीके से कम कॉस्ट में। इन्वेस्टर्स के लिए उनको एक फेयर मार्केट मिले, प्रोडक्शन मिले उनके पैसों के लिए। ब्रोकर्स के लिए उनको एक अच्छे प्रोफेशन के लिए एक ऐसा मार्केट मिले जहां पर वो एक प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करें ब्रोकरेज का। ऑब्जेक्टिव सेबी के स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह को प्रिवेंट करना, और ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना जिसमें ब्रोकर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स सब कॉन्फिडेंटली ट्रेड करें। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सेबी का एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फिर हम आपके साथ इसका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे फॉर 50 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस, अगेन वो जो सेम पैटर्न हम अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं। फंक्शन 3 है, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंट। ये ना आपको रटने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू आ जाता है कि इनमें से कौन सा रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है, और ये ना इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे हैं। अब रेगुलेशन के लिए तो ऑब्वियसली वो यही चाहिए कि फेयर तरीके से ट्रेड हो, उसके लिए वो लॉज बनाएंगे, वो पॉलिसीज डिजाइन करेंगे। तो ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन का काम, अब ब्रोकर बेटा ऐसे नहीं बना जाता, बहुत सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी सेबी के पास रखवाना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, कि हम पब्लिक का पैसा लेके नहीं भागेंगे। क्योंकि आप जब ट्रेड करते हो तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू करते हो, आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते हो, आप पहले ब्रोकर को पैसा देते हो, फिर आगे ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आपका फॉरवर्ड करता है। तो ब्रोकर पैसा लेके इतने सारे लोगों का भाग ना जाए, पहले एडवांस में उसको बहुत सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटी रखवाना पड़ता है, तब जाकर उसको मिलती है क्या, रजिस्ट्रेशन, कि हाँ आप रजिस्टर्ड ब्रोकर हो या सब ब्रोकर हो। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रजिस्ट्रेशन स्कीम म्यूचुअल फंड का, अब आपको अगर म्यूचुअल फंड खोलना है, पेंशन फंड खोलना है, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो कि लोगों का पैसा लेके उनको कुछ टाइम के बाद हम इंटरेस्ट देंगे, तो आपको उसके लिए पहले क्या करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन। बेटा बहुत करोड़ों का लाइसेंस होता है जो म्यूचुअल फंड वालों को मिलता है, और अल्टीमेटली बाकी कंपनीज को मिलता है जो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेने का प्लान कर रही है। इंश्योरेंस को चाहे म्यूचुअल फंड हो, पहले बहुत अच्छा खासा पैसा रखवाओ, देन यू विल बी एबल टू टेक मनी फ्रॉम द पीपल इन लीगल फॉर्म। फर्दर मोर स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करना, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर, इन सबको बेटा रेगुलेट करने का काम सेबी का, उनका रजिस्ट्रेशन का, उनका रेगुलेशन, ये एक रेगुलेटरी फंक्शन है इनका। अगर एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है, किस वैल्यूएशन पे टेक ओवर हो रहा है, कौन किसको टेक ओवर कर रही है, मर्जर हो गया, अमैलगमेशन हो गया, तो ये सब सेबी देखता है। इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरीज को कंडक्ट करवाना, ऑडिट करवाना स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में इतनी बड़ी एक लीगल बॉडीज है, ठीक है। अब वो ही मतलब अल्टीमेटली एक तरीके से खुद ही रूल सेट करके और उनको मॉनिटर ये करते हैं सेबी। ये चेक करना कि अल्टीमेटली सिक्योरिटीज फेयर तरीके से बेची खरीदी जा रही है, जो वहां लोग बैठे हैं क्या वो तो कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर लोग लगातार खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो फेयर तरीके से करें, क्योंकि उनके पास ही बेटा पूरी दुनिया भर के इंडिया के शेयर आने हैं। जो ऑफिस में बैठे एनएससी में और बीएससी में जो लोग बेटा वहां पर बैठे, उन्हीं के पास बेटा दुनिया भर के मतलब इंडिया के सारे शेयर और पैसा आना है। सो दे हैव टू डील इन फेयर वे, तो वो चेक ये कर सकते हैं, एनी टाइम दे कैन डू ऑडिटिंग। ये सब क्या है, रेगुलेशन है, रेगुलेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। फीस और चार्ज लगाना, जो भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए फीस एंड ऑल लगती है, तो वो कितनी लगेगी, क्या प्रोसीजर है, वो सेबी गाइड करता है उस चीज में। डेवलपमेंट फंक्शन, इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग। बेटा जब ब्रोकर्स को अल्टीमेटली लाइसेंस दिया जाता है ब्रोकरेज का, तो ये पहले उन लोगों की कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं कि हाउ दे हैव टू परफॉर्म दी फंक्शन, ताकि एथिकल लीगल तरीके के साथ वो काम करें। तो ये बहुत एक लंबी छोटी ट्रेनिंग नहीं, पर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसिक एथिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो ब्रोकर बहुत सोच समझ के बेटा इस फील्ड में आ रहा है, उसको पूरी जानकारी है, तो बेसिक बातें ये उनको आगे बता देते हैं ताकि ब्रोकर्स अपना काम फेयर तरीके से करें। रिसर्च भी करते हैं, रेगुलरली चेक करते हैं कि कोई कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, कहीं कुछ दिक्कत हो रही, ताकि इन्वेस्टर्स को भरोसा रहे, और रेगुलरली चेंजेस वगैरह लेकर आते रहते हैं डेवलप करने के लिए कैपिटल मार्केट को फ्लेक्सिबल तरीके से, ताकि मार्केट डेवलप हो। तो रिसर्च कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट और हो, लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़े।
ट्रेनिंग करवाते हैं ये ब्रोकर्स की, एंड देन ऐसे मेजर लेते हैं जैसे कैपिटल मार्केट और फ्लेक्सिबल। और जरा देखो जैसे मैंने बताया कि 2 दिन की जगह अब खाली 1 दिन के अंदर ट्रेड हो जाता है ना, तो ये डेवलपमेंट का तीसरा है। ये इन्होंने फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाई ताकि और आसानी के साथ ट्रेड करा जा सके। फिर मेरा बेटा प्रोडक्टिव फंक्शन, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज लाइक हो गया मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग, सबको रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग यहां पर आगे कंट्रोल करना। ये क्या है बेटा, इसका एक प्रोटेक्टिव, अंदर के लोग कुछ बातें इंफॉर्मेशन आगे डिस्क्लोज ना करें, उससे प्राइस में बहुत इमीडिएट एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ डिक्लाइन आता है। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेना, रेगुलरली ऐसी इंफॉर्मेशन अपडेट करना मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और बढ़े। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस, कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, जनरल थिंग नॉट इन डिटेल। तो रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी हैज टू परफॉर्म। तीनों फंक्शन को रट लेना अंदर के, इनके जो सेंटेंसेस है बेटा उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि 2 फॉलो करता है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा। पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, सीयूईटी के लिए पढ़ के जाना, बोर्ड्स में 2025 में ये बाहर है, रजिस्टर्स अपने खोल लेंगे सारे बच्चे। बेटा इसका हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के आपके साथ, अगले 5 से 7 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर फ्री अप हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट वाला प्रोसीजर इंपॉर्टेंट था चैप्टर में, और प्राइमरी कैपिटल का डिफरेंस कर जाना, मनी और कैपिटल का डिफरेंस कर जाना, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, मनी और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, एंड प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी कर जाना इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दोनों सेम ही है, जैसे प्राइस को फैसिलिटेट करना, फंड्स को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस को रिड्यूस करना, और ऑल फंक्शंस ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है जी, शुरू करें क्वेश्चंस के साथ। सही जवाब है +5 अपने रजिस्टर में लिखोगे, गलत जवाब पे -1 रिकॉर्ड करोगे, जवाब नहीं दोगे तो 0 रिकॉर्ड करोगे, और एट द एंड कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बताओगे। ऑफलाइन वाले बच्चों से स्कोर पूछूंगा मैं अभी क्लास के बाद। पहला सवाल बेटा, चेंज आ रहा है कंज्यूमर की ना प्रेफरेंसेस में आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। अब वो लोग कह रहे हैं कि हमें 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी चाहिए भाई। फास्ट सर्विस के चक्कर में कंपनी को फायदा भी बहुत हो रहा है 1 साल के अंदर। जो कंपनी ने ये सोचा, जो कंपनी ने कहा 10 मिनट में सामान डिलीवर करवाएंगे, उनको फायदा बहुत पहुंचा। उन्होंने प्लान करा था एक्सपैंड करने के लिए ऑपरेशन को, और उन्होंने डिसाइड करा कि फंड रेज करेंगे डायरेक्टली बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर। तो उन्होंने कहा कि भाई अब एक्सपैंड करना है, इतना प्रॉफिट हो गया, 10 मिनट के अंदर सामान लोगों को चाहिए और लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट एक्सपैंड करना है। तो बेटा ऐसा मार्केट ने डिसाइड करा कि हम पैसा उठाएंगे, तो उन्हें एक्सपेंशन के लिए किस मार्केट की तरफ जाना चाहिए? मेरा बेटा मनी, प्राइमरी, सेकेंडरी, या बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप लोगों के पास 3 सेकंड है सही जवाब के लिए, 1 सेकंड, 2 और 3। बेटा सही सादा बेटा जवाब इसमें रहेगा आपका प्राइमरी मार्केट। बेटा जिन बच्चों का आंसर बेटा गलत है बेटा प्लीज आप लोग तरीके से बेटा रिकॉर्ड करेंगे -1, जिनका सही जवाब है बेटा रिकॉर्ड करेंगे बेटा +5। बेटा एक्सपेंशन के लिए फंड्स बेटा पहली बार वो रेस कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं लिखा कि उनका पहला इशू चल रहा है। अब सेकेंडरी से अब वो रेस थोड़ी कर सकेंगे, सेकेंडरी तो ऑलरेडी उनका इशू हो रखा है ना पहले, तो वो तो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं। अब उनको अगर पैसा उठाना है मार्केट से, तो बेटा व्हाट विल बी दी सोर्स? प्राइमरी मार्केट। उनको बेटा एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन के लिए बेटा ज्यादा पैसा लगेगा, चाहे डेट से रेस करे चाहे इक्विटी से रेस करे, छोटे पैसों से मतलब कम पैसों से एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी, तो इट विल रिक्वायर प्राइमरी मार्केट हेल्प। चलिए अगला सवाल। राहुल को खरीदने हैं इस कंपनी के शेयर जो कि ट्रेड करे जा रहे हैं एनएसई पे। उन्होंने सोचा कि जो शेयर के प्राइस है अगर वो ऊपर जाए, तो उनको लग रहा है कि यार ये जो शेयर है ना इसका प्राइस ना मार्केट में बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, तो कौन से मार्केट की तरफ उनको जाना चाहिए? जवाब दीजिए, 1 2 3। मेरा बेटा क्या ऐसा लिखा है कि कंपनी ने शेयर पहली बार इशू करे? तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? कंपनी के शेयर ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि शेयर अभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तभी तो उनको ऐसा लग रहा है कि प्राइस आने वाले टाइम में इसके बढ़ जाएंगे, तो बेटा वो जाएंगे इसमें सेकेंडरी मार्केट की तरफ। अब मैं जरा एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, अगर यहां ऐसा लिखा होता कि न्यू इशू करा है इस कंपनी ने, अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ आ जाता क्लॉज कि न्यू, तो बेटा हम प्राइमरी को टेक करते, पर यहां पर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं कि फर्स्ट इशू है, न्यू इशू है, तो वी विल गो विद ब्लाइंडली सेकेंडरी मार्केट। ठीक है सर जी, आगे चलिए, चलो आगे चलते हैं। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा वो ज्यादा रिस्की होते हैं, कल को रिटर्न मिलेगा या नहीं और हमारा पैसा वापसी आएगा या नहीं, एज कंपेयर टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये उनके डिफरेंस का कौन सा बेसिस है? बेसिस से मीनिंग हो गया, एग्जांपल हो गया, इसी बेसिस में हम डिफरेंस करते हैं ना दो चीजों के बीच में। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में फर्क होता है। अब एक ज्यादा रिस्की है और उसमें रिटर्न भी कम, मतलब अल्टीमेटली देखो सी रिस्की है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपको रिटर्न भी उसमें ज्यादा मिलेगा कल को,
और आपके पैसे वापस आएंगे या नहीं, उसमें भी रिस्क है। तो कौन सा बेसिस यहाँ पर मनी और कैपिटल में हाईलाइट करा गया है? क्या इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी गई है, क्या टाइम की बात करी गई है, क्या सेफ्टी की बात करी है, क्या आपके पैसे लिक्विडेशन की बात करी गई है? 3 सेकंड, 1 2 3, बेटा इसमें बात करी गई है सेफ्टी के बारे में, क्योंकि रिस्की है ना। तो मनी मार्केट इज कंपैरेटिवली लेस रिस्की इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट और द रिटर्न एंड द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है। जो अमाउंट लगाया वापसी आएगा, उस पर इंटरेस्ट वापसी आएगा या नहीं। मनी में उसकी गारंटी ज्यादा होती है, कैपिटल में थोड़ी कम होती है, क्योंकि टाइम ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सेफ्टी वाले बच्चे जरा रिकॉर्ड कर लेंगे +5, बाकी जवाब वाले बच्चे -1 और अनअटेम्प्ट वाले बच्चे 0। बेटा क्या एस्टैब्लिश करा गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने के लिए? रेडी मार्केट फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब को बताया भी था, तो बताइए ये तो 3 सेकंड के अंदर। 1 2 3, बेटा इसका सही जवाब है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द मनी मार्केट। मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इट्स डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी? सेबी डेवलपमेंट के लिए क्या फंक्शन करता है? क्या ट्रेनिंग देता है अपने ब्रोकर्स को? क्या प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस कोड ऑफ कंडक्ट को? क्या अंडरटेक करता है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए? क्या प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? 3 सेकेंड्स, 1 2 3, बेटा इसका सही जवाब है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज एंड सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट। कि बेटा ये तीनों तो प्रोटेक्टिव है, ये तीनों किस में आते हैं? प्रोटेक्टिव में। और बेटा ये वाला कौन सा है? डेवलपमेंट। और इसके अलावा कौन से होते हैं? रेगुलेटरी। वो जो रजिस्ट्रेशन वाले होते हैं ना, फीस वाले, वो रजिस्ट्रेशन में वो उसमें जाते हैं आपके रेगुलेटरी में, ठीक है। उसमें रेगुलेटरी की बात नहीं करेगी, ये तो प्रोटेक्शन वाले हो गए ना, और जो पहले वाला है वो डेवलपमेंट के लिए आपका आ जाएगा, ठीक है जी। द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो ऐसा बेटा मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज बेची खरीदी जाती है, तो वो कौन सा इसमें फंक्शन स्टॉक मार्केट का परफॉर्म करा जा रहा है? क्या सेफ्टी है, क्या प्राइसिंग है, क्या लिक्विडिटी है, या कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ है? एक फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का जो क्रिएट करता है कॉन्टिन्यूअस मार्केट सिक्योरिटी के बेस्ड पर खरीदने के लिए, रेगुलरली बेची करी जाती है। तो 1 2 3, तो बेटा इसमें सही जवाब है लिक्विडिटी, क्योंकि बेटा आता जाता रहता है पैसा सिक्योरिटीज, तो लिक्विडिटी रहती है इसमें बहुत ज्यादा। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 7वें क्वेश्चन पे चलिए। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज्यादा रिस्की है रिटर्न्स और प्रिंसिपल में। ये स्टेटमेंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा, सही या गलत। स्टेटमेंट नंबर 2, कैपिटल मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जनरली आपको ज्यादा रिटर्न देती है। किसके कंपैरिजन में यह बात करी जा रही है? ऑब्वियसली वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है? क्या पहली गलत, दूसरी सही? क्या दोनों सही, क्या दोनों गलत? बेटा 2 सेकंड आपके सही जवाब के दिए जा रहे हैं, 1 सेकंड और दूसरा सेकंड। सही जवाब वाले बच्चे रिकॉर्ड कर लीजिए +5, गलत जवाब वाले बच्चे रिकॉर्ड कीजिए -1। अनअटेम्प्ट 0। बेटा 3 सवाल और, 8वां 9वां 10वां। बेटा सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने को हम सब जानते हैं क्या बोला जाता है? डीमेटेरियलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है सर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डीमेटेरियलाइजेशन से रिलेट नहीं कर रही? स्मूथ ट्रांसफर होता है ट्रेड का सिंगल अकाउंट के थ्रू, जो कि आपका डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट सिक्योरिटीज कैन बी प्लेस्ड और हाइपोकेटेड टू गेट लोन्स। तो लोन लेने के लिए भी हम अपनी सिक्योरिटीज को रखवा सकते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो कोलेटरल रखवा सकते हैं, उसके बदले आप लोन रेज कर सकते हैं। कोई डेंजर नहीं है लॉस का, थेफ्ट का, फोर्जरी का। सर्टिफिकेट आपके पास खुद भी नहीं है, वो कहां पर है आप लोग जानते हैं। एग्जिस्टिंग फिजिकल शेयर्स आपके कन्वर्ट नहीं करवाए जा सकते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? जवाब दीजिए। 5 सेकंड दे दिए चलिए आप लोगों को। 1 सेकंड, 2 3 4 5। बेटा किसने बोला कि आप फिजिकल शेयर कन्वर्ट नहीं करवा सकते? आप कन्वर्ट करवा सकते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये वाली जो बात है वो सही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला था? नॉट। तो ये वाली बात जो लिखी है वो सही नहीं लिखी है। तो सही जवाब वाले बच्चे करेक्ट 1 रिकॉर्ड, करेक्ट 5 रिकॉर्ड करेंगे। बेटा 2 सवाल और। इनमें से कौन सा सेबी का काम नहीं है? क्या ट्रेनिंग देना काम नहीं है? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग कंट्रोल करना काम नहीं है? क्या ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन करना काम नहीं है? या सिक्योरिटीज की प्राइसिंग करना काम नहीं है? तो बेटा 2 सेकंड इसके लिए। तो बेटा क्या ही बात करनी है? 1 सेकंड और बेटा 2 सेकंड। बेटा प्राइसिंग तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली सेट होती है बाय द बायर्स एंड द सेलर्स, डिमांड एंड सप्लाई। इन शॉर्ट देयर इज नो रोल ऑफ सेबी इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल के साथ। द इंडेक्स ऑफ एनएसई, खाली 1 सेकंड मिलेगा, 1 सेकंड खत्म होता है। मैंने बताया था क्या? एन। तो बेटा एन से निफ्टी आप लोग याद रखेंगे। बताओ बीएसई का क्या होता है?
सेंसेक्स इज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड पूछा उन्होंने एनएससी का है तो इट विल बी नेशनल 50. सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट. चैप्टर छोटा था. जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. स्कोर्स कमेंट सेक्शन में बता देना, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.